तारीखी सच्चाई यही है कि पाकिस्तान बनने के साथ ही इस नई रियासत के रियासती ढांचे पे मुकम्मल तौर पे कादियानियों का तसल्लुत हो गया था, और इस तारीखी सच्चाई को दुनिया का कोई आदमी रद्द नहीं कर सकता। बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम में ख़ास तौर पर फ़ौजी इदारे, बहरी, फ़िज़ाइया और बहरिया के आला अफसरान मरज़ई जमात से ही लिए जाते थे। यूं इनमें ज़्यादातर अफसरान मरज़ई ही होते थे, और अगर कोई अफसर मुसलमान भी होता तो वो मरज़ई नवाज किस्म का लिबरल सोच रखने वाला ही होता था, जिसके नज़दीक कादियानी होना कोई मायूब तस्वर भी नहीं किया जाता था। 1947 से 1974 तक के अरसे तक मिलिट्री का माहौल इसी तरह का रहा, मगर 1974 के बाद पहली बार फौज के मुसलमान अफसर तबके को भी इस बात का काफ़ी हद तक अदराक हो गया कि कादियानी हम मुसलमानों में से नहीं हैं, डिफरेंट हैं, और कादियानियों के बारे में भुट्टो का नज़रिया ही दुरुस्त है कि कादियानी पाकिस्तान में वही हैसियत और मर्तबा पा चुके हैं जैसा कि यहूदी अमेरिका और यूरोप में रखते हैं, और ये कि कादियानी जमात पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तारीख पे अबूर रखने वाले भुट्टो क्योंकि इस सच को जानता था कि फौज नौआबादियाती निज़ाम की पैदा करदा है जो विरासत में पाकिस्तान को मिली है, जिसमें कादियानी भारी तादाद शामिल हैं, लिहाजा सितंबर 1974 में कादियानियों को काफिर करार देने के फौरी बाद भुट्टो ने फौजी इदारे में मरज़ई असर रसूख को ख़त्म करने के लिए, मरज़इयों को फिल्टर करने के लिए फौज में एक नया कानून बनाया, जिसके मतन का मफ़हूम कुछ यूं था कि मैं हलफ उठाता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जो कोई भी बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्रूजी या जिल्ली या किसी भी किस्म का नबूवत का दावा करता है, मैं उसको कज़ाब समझता हूं, और ऐसे शख्स को अगर कोई नबी या मुजद्दद मानता है वो भी मुसलमान नहीं है। सितंबर 1974 के कौमी असम्बली के फैसले के मुताबिक कादियानी और लाहौरी जमात के पैरोकारों को गैर मुस्लिम समझता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी और मुजद्दद मानते हैं जो ख़त्म नबूवत का मुनकर और नबूवत का झूठा दावा करने वाला था, और नबूवत का झूठा दावा करने वाला था। इस कानून को भुट्टो शहीद ने दिन रात की मेहनत के बाद बनाया था, जिसको बाद में रोल ऑफ फेथ इन आर्मी का नाम दिया गया था। जाहिर है कि इस कानून को बनाने में किसी मौलवी का कोई दखल नहीं था, कि भुट्टो की ज़ाती फ़िक्र और काविश का ही अमल दखल था। जो दलील है और सुन ले, और या जो दलील है कि भुट्टो कादियानियों को इस्लाम और पाकिस्तान का दुश्मन ही समझता था। तुम लोग झूठा प्रोपोगंडा से बाज आओ, मरना तुम लोगों ने। ख़ास तौर पे औरिया आज़ाद वगैरह ये कादियानी चेले ये बकवास, झूठ, गुमराही फैलाने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो दलील यही है, हक़ाइक़ यही हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1974 से पहले ही जो है वो कादियानियों के मुखालिफ था, और वो ये जानता था कि ये कादियानी पाकिस्तान को अपनी रियासत बनाना चाहते हैं, और इसीलिए उसने बावजूद इसके कि वो एक दुनियादार आदमी था, लेकिन अल्लाह ने उससे इतना बड़ा काम लिया कि ज़ाद आमद और ये नापाक लोग सारी इनकी जद पुश्त में भी कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा जिसको अल्लाह ने इतना अजीम मर्तबा अता किया, और ये आज उसी के
खिलाफ बातें करते हैं। यकीनन ये कादियानी है, यकीनन ये कादियानी है। तो सच्चाई सिर्फ यही है, सिर्फ यही है कि जुल्फकार अली भुट्टो फौज और दीगर इदारों से मरज़इयों को निकाल रहा था और यही वजह उसकी फांसी का बायस भी बनी। 5 जुलाई 1977 की मार्शल के बाद रोल ऑफ फेथ इन आर्मी ज़ियाउल हक ने इस कानून को ख़त्म कर दिया था। मैं अपने हर दावे को कादियानी अखबारात और रसाइल और उनके अपने इंटरव्यू में किए जुबानी इतराफ़ात की बुनियाद पे करता हूँ और यही वजह है कि ज़िया चौधरी ज़हूर इलाही ता इमरान खान के कादियानी होने के मेरे दावों को कोई माई का लाल गलत साबित नहीं कर सकता। और इसके बावजूद जो लोग तमाम सबूत देखने के बाद इन लोगों को मुसलमान ही मानते हैं, यकीनन और यकीनन वो लोग दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। हाँ, वो एक सूरत में इनको मुसलमान कह सकते हैं कि अगर मेरे दिए हुए सबूतों को वो गलत साबित कर दें। तो ऐसे लोगों के लिए यही मशवरा है कि वो इन इमरान खान या इन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है उनके इस्लाम के ऊपर सकूत करें। दूसरी सूरत वो खुद मरज़ई हो चुके हुए हैं। इस वीडियो में वहाबियत से मरज़ई मज़हब में दाखिल होने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिगेडियर इजाज़ अहमद ख़ान का इतराफ़ी बयान लगा रहा हूँ, जिसमें वो बता रहा है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ के फॉर्म पर उसने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। यानी ब्रिगेडियर इजाज़ अहमद ने मिर्ज़ा कादियानी को कज़ाब मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से भुट्टो ने उसको नौकरी से निकाल दिया। तो काश के हमारे मुल्क के उलमा ने ज़िया हुकूमत में मरात लेने की बजाय नज़रिया ख़त्म नबूवत की पासदारी की होती और भुट्टो का बनाया कानून रोल ऑफ फेथ इन आर्मी उसका तहफ़्फ़ुज़ किया होता। मगर मौलवी जो है प्लाट लेने, गाड़ियां लेने, क्लशनकॉफ बरदार लोग रखने और पता नहीं क्या कौन कौन सी मरात लेने के चक्कर में एक पक्के पक्के कादियानी को इस्लाम का मुजाहिद उस वक्त भी कहते थे और आज भी कहते हैं। आज हालांकि उनको मालूम हो गया है कि आगा वसीम ने साबित कर दिया कि ज़ियाउल हक कादियानी था, लेकिन इन लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है। तो ये एक कादियानी को मुसलमान कहकर जो इनकी ईमान की हालत क्या हो गई है ये तो खुद वो जानते ही होंगे। लेकिन इतना ही है, चलो जो सुबह का बूला शाम को लौट आए, तो खुदा के लिए तुम एक मुतालबा कर दो कि जनरल ज़ियाउल हक की जो एक कादियानी था उसकी कब्र को यहाँ से हटा दो। ये तो मुसलमानों की इबादत का है, ये तो मुक़द्दस जगह है, यहाँ पलीदों की तुमने जो है नबी के गुस्ताखों की कब्र बना दी है। और इतना तो कह नहीं सकते और तुमने क्या किसका तहफ़्फ़ुज़ करना है यार। मौलवियों शर्म करो, शर्म करो। अगर इज़्ज़ती बरगैरत दीन होती तुम में खुदा की कसम ये पुरअमन मुतालबा कर देते, लेकिन तुम इतने ढीठ हो, इतने नापाक हो कि ये जानते हुए भी कि ज़ियाउल हक कादियानी था और उसकी कब्र मुसलमान के मस्जिद में है, और खुदा का वास्ता है तुम कैसे वो लोग वहाँ जाके नमाज उस जगह पढ़ते हैं? किस मुंह से तुम लोगों ने अभी तक जो है ये बर्दाश्त किया हुआ है कि एक कादियानी गलीज़ नापाक कादियानी की, जिसने 17,000 मुजाहिदीन को शहीद किया, जिसने बेइंतहा कादियानियत की खिदमत की इस मुल्क में, उसकी कब्र को तुम वहाँ से हटाने का मुतालबा नहीं कर सकते। और अगर वाकई तुम बड़े जाने हो ना तो साबित करो कि ज़िया मुसलमान था। बल्कि हद यह है कि मैं कोशिश यही करता हूं कि आज की नौजवान नस्ल को यह सच बताता रहूं कि अगर मुल्ला तबके ने कादियान शिकन
भुट्टो से गद्दारी करते हुए कादियानी अमरीकी सऊदी साजिश का साथ ना दिया होता तो खुदा की कसम है कि पाकिस्तान कब का कादियानी तसल्लुत से आज़ाद हो गया होता। चले मौलवी खादम हुसैन, तारक जमील, जलाली, बाजवाई, तकी, लुड्डन जाफरी, साजिद नकवी, जहीर इलाही ही कोई मुजाहरा करें, कोई धरना दें, कोई तकरीरी मुतालबा ही कर दें और यही कह दें कि उस भुट्टो को, जिसको हमारे बड़े काफरजानी शराबी ये जानकर भी कहा करते कि उस भुट्टो ने मरज़इयों को काफर करार दिया था, इसके बावजूद ये पुराने जो 70 की दहाई के उलमा मौलवी साहब थे वो ये कहा करते थे कि भुट्टो को फांसी दो। कमाल हो गया, हद हो गई है इन मौलवियों की दीन फरोशी की कि 2 साल पहले इन्होंने भुट्टो को मुजाहिद इस्लाम कहा, 2 साल के बाद जब कादियानी पैसा इनकी जेब में आया तो इन्होंने कहा कि भुट्टो को फांसी लगाओ। ये इतना गद्दार तबका है। चलो जो कुछ हो गया वो हो गया, मगर आज के मौलवी जो हैं वो यही मुतालबा कर दें कि खुदा के लिए भुट्टो का बनाया कानून जो था फौज में फिर नाफद करें। और दीन फरोश मौलवियों, आप नामूस रसालत में अपनी जान की बाजी लगाने के झूठे दावों की बजाय ये जायज़ पुरअमन मुतालबा ही कर दो तो फिर भी कोई बात बने। बेशक जब तक मौलवी ख़त्म नबूवत के लीडर बने रहेंगे, मरज़ई पाकिस्तान में मजबूत से मजबूत तर ही होते रहेंगे। ये एक सच्चाई है। हमें पहला इनकलाब मुल्ला की बजाय आगा वसीम जैसे को रहनुमा बनाना ही होगा। मरज़ई मकबूजा पाकिस्तान को आज़ादी मेरी रहनुमाई में दी जा सकती है इंशाअल्लाह। इसलिए नौजवान मरज़ई हटाओ तहरीक में शामिल हों खुदा के लिए। इसके अलावा और या कादियानी वगैरह ये भी झूठ बोलते हैं कि भुट्टो ने उल्मा के दबाव के तहत मरज़इयों को काफिर करार दिया था, या डॉक्टर मुबशर हसन कादियानी के मुताबिक के शाह फैसल का भुट्टो पे दबाव था। मगर सच ये है कि भुट्टो ने 1972 में पाकिस्तान से फ्री मेसन पे पाबंदी लगाकर कादियानियत और जमात गैर इस्लामी जिस नापाक दरख्त की शाखें थीं इसको ही काट दिया था पाकिस्तान से। तो फिर 1974 में कादियानियों को काफिर करार दिया। भुट्टो की कादियानी दुश्मनी का आलम यह था कि 1973 में ही उसने ब्रिगेडियर इजाज को तरक्की सिर्फ इसलिए ना दी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, मरज़ई था। इस वीडियो के आखिर में ब्रिगेडियर इजाज खान का बयान लगा रहा हूं कि इसमें वो खुद बयान कर रहा है कि भुट्टो ने 1973 में उसको मरज़ई होने की वजह से तरक्की नहीं दी थी। तो बोल और या क्या फ्री मेसन पे पाबंदी, मरज़इयों को कलीदी ओहदों से हटाना, रोल ऑफ फेथ इन आर्मी बनाना किस मौलवी का दबाव था बता। अब तू खुलकर बात कर। तू है ही झूठा, तू मक्कार, तू फरेबी है, तू कादियानी है। शर्म तुमको नहीं आती। काश तू मेरे सामने एक मुनाजरा रख, फिर मैं तेरा क्या अशर करूंगा वो दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। और तेरा मुर्शद लंगड़ा शैतान जो मेरे खिलाफ ये बकवास करता है कि आगा वसीम रावजी है, दरअसल देवबंदियों और जमातियों की बोली बोलता है कि जब मैं ज़िया को कादियानी कहता हूं तो देवबंदियों के दिल पे चोट लगती है कि जमात गैर इस्लामी और देवबंदी ही ज़िया मरज़ई के सबसे बड़े कल भी हमायती थे और आज भी हैं। अगरचे मैंने उनको बता दिया कि ज़ियाउल हक मरज़ई था, लेकिन वो इस हकीकत से भी इनकार करते हैं, गो के जानते हैं आगा वसीम सच बोल रहा है कि ज़ियाउल हक मरज़ई था, लेकिन फिर भी उसकी हमायत करने से बाज नहीं आते।
मुश्तरी होशियार बाश के बार बार बता चुका हूं कि मरज़ई अपने ही हम मजहबों एजेंटों वगैरह को अवाम में मरज़ई मुखालफ के तौर पर पेश किया करते हैं। ख्वा और या ज़ाद हामद, ज़ियाउल हक, ज़हूर इलाही, जमाली या कोई शोबदेबाज ही क्यों ना हो, ये सब कादियानी रजामंदी के साथ अवाम को धोखे में मुब्तला करने के लिए कादियानी मुखालफ बयानात देते रहते हैं, मगर अंदर मामला कुछ और ही होता है। ये मौलवी इन चीज़ों को नहीं समझते। मैं पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत देखना चाहता हूँ, मगर फ़ौज की मजबूती का राज इसमें से मरज़ई तसल्लत ख़त्म करना होगा। इसमें से मरज़ई तसल्लत ख़त्म करना होगा। जब मैं ये कहता हूँ कि GHQ द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान, तो इसका एक अमली नमूना ब्रिगेडियर इजाज अहमद खान कादियानी खुद इतराफ़ कर रहा है कि वो GHQ का बेताज बादशाह था। मजहबी और तमाम जो उसके थे वो सब इसके अंडर थे। तो इस तरह हर दौर में GHQ मरज़इयों के ज़ेरे कंट्रोल रहता चला आ रहा है। इस तरह हर दौर में GHQ मरज़इयों के ज़ेरे कंट्रोल रहता चला आ रहा है। और मेरा ये कहना GHQ द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान 2000% दुरुस्त है। अब वक्त आ चुका है कि फौज और दीगर इदारों से नापाक मरज़ई तसल्लुत को मरज़ई हटाओ तहरीक के प्लेटफॉर्म से ख़त्म किया जाए। पाक फौज को सलाम पर नहीं कबूल, ज़िया, टिक्का, गुल हसन, जहांगीर और बहुत सारे मरज़ई जो बनने हैं, इसके इमाम नहीं कबूल, नहीं कबूल कोई मरज़ई इस फौज का इमाम कि ये फौज मुसलमान की है ना कि कादियान की। और अगर ये वक्त की ज़रूरत है, बिलाशुबा ये वक्त की ज़रूरत है, इनकलाब इनकलाब, नहीं तो मरज़ई कर देंगे पाकिस्तान का खाना खराब। पाकिस्तान जिंदाबाद, जाग मुसलमान, फौजी बन कर नबी का गुलाम कर दे मरज़ई, हुक्मरानी पाकिस्तान से तमाम। ये था कि आपको शायद इल्म नहीं है, मुझे 73 में उसके पक्के रिटन ऑर्डर्स 74 में मिल गए थे। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वहाँ ट्रांसफर फ्रॉम द आर्मी टू दी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा होता है नॉर्मली ऐसा। नहीं, वो मेरे पास सारे कागजात। आपको मेरे ख्याल है सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी समवेयर, जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे थे। कोई वहीं जा सकता है। उसका ये हुआ कि वो भुट्टो साहब ने उसको कर दिया कि मेरी पहली, वो सब बताया हुआ कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो वक्त था कि भुट्टो साहब का फाइल भेजते हैं तो वो वापस भेज देते हैं। तीसरी दफ़ा गई तो डोंट सेंड इट अगेन टू मी। फाइल में लिखा होता था मैं अहमदी हूँ वगैरह वगैरह। खैर दैट इज साइड द पॉइंट। तो सिविल सर्विस की सिलेक्शन जो थी वो हो चुकी हुई थी, वो ख़त्म हो गई हुई थी। फिर वो ख़त्म, जाहिर है, फिर वही फाइल, फिर वही अहमदियत, वही। ठीक है, ठीक है। लेकिन ज़ियाउल हक साहब से मुलाकात 2-3 मरतबा हुई। उसके बाद ये इंटरेस्ट 4 का ज़माना आ गया, भुट्टो साहब का ज़माना था। अहमदियत से उन्होंने अहमदी नॉन मुस्लिम या नॉट मुस्लिम फॉर लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करवा दिया, मुखालफत शुरू हो गई वगैरह वगैरह। वहाँ यहाँ तक ट्रायल केस चल रहा था। आई वॉज हैंडिंग ऑल दी थिंग्स। तो ज़ियाउल हक साहब, मेरी तो प्रमोशन बंद हो गई हुई थी। अच्छा, उस वक्त बंद हो गई। ये 74 गुजर चुका था, तो अब कहाँ होनी थी। नहीं, वो तो मैं फौज जो था भुट्टो साहब का, 2-3 बातें इसमें हैं जिक्र काबिल जिक्र। पहले ज़ियाउल हक साहब को ख़त्म कर लें। हाँ, बिल्कुल। वो 74 में अटक ट्रायल हुआ। ज़ियाउल हक, आई वॉज हैंडलिंग द होल अटक ट्रायल के, बड़ा मशहूर केस था, बहुत मशहूर केस है। हाँ, फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द GHQ साइड, आई वॉज द काइंड ऑफ चीफ प्रोसिक्यूटर, बट आई वॉजंट अपीयरिंग, वी हैड डिप्लॉयड अ लॉयर। और ज़ियाउल हक को हमने मुकर्रर किया हुआ था ट्रिब्यूनल का चेयरमैन।
मेरी उससे रोज़ बात होती रहती थी बातचीत। बहरहाल उसके बाद जो भुट्टो साहब उससे खुश हो गए, वो ऐसा उन्होंने चीफ बना दिया वगैरह। जब वो चीफ बन के आ गए तो GHQ में जब आए तो मुझे मिले, क्यों इजाज़ क्या हाल है तेरा? मैं कही ठीक है। कह रहे यार थोड़ा जा रहे हो तुम? मैं कही जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो? मैं आया हूँ तो मेरे होते है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ज़रूरत है। मैं कही मैं नहीं जाता, मैंने जान के कहा। कहने लगा उसने DC को बुलाया तो कहने लिखो इनका नाम, कल सुबह MS बोलो मुझे इनकी फाइल पेश कर। इसी ज़माने में एक बातें बताता था मैं। 74 में जब ये फैसला हो गया तो मैं GHQ में बड़ी एक की पोजीशन में था। ठीक है। तो फिर सारी फौज का डिसिप्लिन, सारे रिलीजियस टीचर्स जितने फौज में थे वो मेरी मातहत आते थे, और सारी जो मिलिट्री पुलिस है दैट वाज ऑल अंडर मी। अच्छा। इट्स अ वेरी ह्यूज एंड अ वेरी की सॉर्ट ऑफ अ पोजीशन। अब मेरे ख्याल आप GHQ में ही रहे। 71 में तो आप मतलब उस तरफ भी नहीं गए या फ्रंट पे नहीं गए, ईस्ट पाकिस्तान भी नहीं गए? 71 में मैं GHQ में था। GHQ में थे आप, ठीक है। दिस इज नाउ 74। ठीक। तो उन्होंने जब ये फैसला किया तो दे रिमूव्ड इट फ्रॉम दैट पोजीशन अच्छा कि भाई ये की पोजीशन पे है तो इसको नहीं होना चाहिए। दैट वाज आफ्टर सितंबर 74, दिसंबर में उन्होंने शिफ्ट। और उन्होंने एक फॉर्म बनाए थे GHQ में, मेरे में इशू किए थे, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजन था। और ये फॉर्म MGH के लिए बनाए थे, बड़े ऑफेंसिव थे कि मेरा रिलीजन ये है जो वो बताते हैं। मैंने क्या किया कि उस फॉर्म के ऊपर लिखा कि ये जो आपने रिलीजन लिखा है ये मेरा नहीं है, मेरा रिलीजन जो है वो ये मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक। वो मैंने लिखा कि वो क्या है जो हमारी जमात का है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातम नबीय्यीन मानते हैं, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो उनकी पेशगोई के मुताबिक आए हैं, महदी हैं, मसीह हैं वगैरह वगैरह, जैसे है हमारा। वो जब मैंने लिख के भिजवाया तो वो उन्होंने वापस कर दिया। नो वी डोंट एक्सेप्ट योर वर्शन ऑफ द MBA, यू मस्ट साइन व्हाट इज ऑन द फॉर्म। मैंने कहा हाउ कैन आई साइन योर वर्शन ऑफ द MBA? योर वर्शन ऑफ फैमिली, इट्स माई रिलीजन, माई फेथ। ये हमारे आखिर वक्त तक चलता रहा till I was sent home. अच्छा, till you were sent home. तो you 74 में you were there in GHQ. I was in GHQ. 71 की बात आपने की थी इश्ताक के साथ। उसका ये था कि वो तो खैर हुआ। I was in Dhaka in March 71 जब डिक्लेयर हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। When I came back via Colombo